हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 फिजिक्स पहले लेसन कूलाम की नियम तथा विद्युत क्षेत्र को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। प्रीवियस 9 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, आज 10वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। प्रीवियस 2 लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हमने वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसे हमने फाइंड कर लिया है। आज की क्लास उसकी अगली वाली टॉपिक है जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपनी नोटबुक निकालें और उसमें हेडिंग लगाएं, क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग क्या पड़ेगी? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, कोई भी पॉइंट लो, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी। तो हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो बनाओ पहले, सबसे पहले क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव। तो मान लिया हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो है ए बी, और ये वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक, कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी और ये वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है वो किसी भी बिंदु पर करनी है। हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है जो रैंडम हो, जो ना तो इसकी अच्छी स्थिति में हो और ना ही इसके निरक्षीय स्थिति में हो। हमें ऐसा पॉइंट लेना है ना तो इसकी अच्छी स्थिति में हो और ना ही इसके निरक्षीय स्थिति में हो। तो हम यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, और मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, पी है, और इसी पॉइंट पी पे तुम्हें बतानी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी तो इसके लिए सबसे पहले काम करो, क्या, इसका मिड पॉइंट ले लो ओ। इसका मिड पॉइंट हम क्या मान ले रहे हैं? ओ मान ले रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मिला दो। तिरछा हो गया ये, इसको इस पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से लाकर मिला दो। ठीक, तो हमने मिला दिया। ठीक है, और मान लेते हैं ये जो एंगल है, ये वाला ये एंगल क्या है? तो थीटा है। तो मान हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसके मिड पॉइंट ओ से थीटा एंगल पर बहुत दूर, और ये दूरी हम मान ले रहे हैं क्या, आर, बहुत दूर एक बिंदु पी स्थित है, और इसी बिंदु पी पर हमें बतानी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। अब बताओ पी होगा तो उस पी की डायरेक्शन किधर होगी? तो हमने बता ही रखा है पी की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की साइड में होती है। किधर होती है? माइनस से प्लस की साइड में। तो यहाँ जो पी की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी। ये एक सदिश राशि होती है तो वेक्टर लगा दे रहे हैं हम। ठीक है जी। तो हमने देखा कि इस द्विध्रुव ए बी का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो द्विध्रुव आघूर्ण पी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम है, वो कुछ ऐसा है उधर की साइड में। ठीक है, तो हम पी पे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम पी के दो कंपोनेंट करेंगे। ये जो द्विध्रुव आघूर्ण पी है इसको हम दो घटक में वियोजित करेंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका दो कंपोनेंट कर डालो। तो इसका जो दो कंपोनेंट होगा पी का, वो क्या होगा? कुछ पहला जो हॉरिजॉन्टल आएगा वो ऐसा होगा, क्षैतिज घटक, ठीक है जी, और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो कुछ ऐसा होगा। हमने इसके दो घटक बना लिए हैं। ठीक है, पी के। ये वाला कौन सा घटक है? क्षैतिज घटक। ये वाला कौन सा घटक है? वर्टिकल घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है जी। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी क्षैतिज घटक की? क्षैतिज घटक का मान क्या होगा? तो इस वाले रिजल्टेंट का जिधर थीटा होता है, इस यहाँ पर एक चीज याद रखना, जिधर थीटा होगा उधर कॉस आएगा, और जिधर थीटा होगा उधर क्या होगा? कॉस, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो साइन होगा। ठीक, तो ये जो इसका ये जो क्षैतिज घटक है इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इस वाले का, ये जो
ये जो P है इस वाले का क्या होगा, कॉस थीटा, रिजल्टेंट का कॉस थीटा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, P कॉस थीटा। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्षैतिज घटक है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, क्या, P कॉस थीटा। जिधर थीटा है उधर क्या होगा, कॉस थीटा। अब बताओ इसका ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका जो ये ऊर्ध्वाधर घटक है वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर है। ये वाला एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर है तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका साइन थीटा। तो P का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। P का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इसके हमने दो कंपोनेंट बना लिए P के। पहला है क्षैतिज घटक, दूसरा है ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक क्या आ गया, P cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या आ गया, P sin थीटा। ठीक है जी, तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट P जो है वो P cos थीटा के अच्छी स्थिति में दिख रहा है, और ये पॉइंट P sin थीटा के निरक्षीय स्थिति में दिख रहा है। बताओ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। इसके एक्सिस में ये वाला स्थित है, इसके अक्ष में स्थित है ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, P cos थीटा के, ठीक। और P sin थीटा के कौन सी स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में। ये वाला एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक, तो इसके निरक्षीय स्थिति में स्थित है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये जो P cos थीटा है बेसिकली ये क्या है, एक द्विध्रुव है, और इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है, और यहाँ इस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, P cos थीटा। और ये P sin थीटा क्या है, ये वाला जो वैद्युत द्विध्रुव तुम्हें दिख रहा है इस वाले का क्या है, बताओ। ये जो आपको वैद्युत द्विध्रुव दिख रहा है इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P sin थीटा। ठीक है, तो इस P cos थीटा के कारण P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस P cos थीटा के कारण P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बताओ, ये पॉइंट हमने बताया ही इसके कौन सी स्थिति में स्थित है, अच्छी स्थिति में स्थित है। तो इसके कारण यहाँ पर मान लेते हैं, अगर P cos थीटा के कारण, मान लेते हैं P cos थीटा के कारण जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही है वो E1 उत्पन्न हो रही है, और P sin थीटा के कारण P पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो हम मान लेते हैं क्या, E2 उत्पन्न हो रही है। तो बताओ E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी अच्छी स्थिति में है ना, तो अच्छी स्थिति का फार्मूला क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव के, 1/4πε0 के इंटू 2p/r³। तो बताओ यहाँ P क्या है, P है P cos थीटा, क्या है बताओ, P cos थीटा। यहाँ इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P cos थीटा है, और अपान क्या होती है, r³। तो बताओ इसकी डिस्टेंस ये कितनी है, बताओ r ही तो है, तो क्या हो जाएगा, ये r³ हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक। इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका जो दूसरा घटक है ऊर्ध्वाधर घटक P sin थीटा, जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या है, P sin थीटा है, और इस ऊर्ध्वाधर घटक की ये कौन से स्थिति में है, तो ये निरक्षीय स्थिति में है। तो बताओ, अगर P sin थीटा के कारण P पॉइंट पर हमने कितनी मानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है जो E2 मानी है, तो E2 की वैल्यू क्या होगी, तो निरक्षीय वाला फार्मूला लगा दो। तो निरक्षीय वाला फार्मूला क्या होता है, E2 बराबर 1/4πε0 के इंटू P/r³। उसमें 2 नहीं होता बस, तो P/r³। तो बताओ इसका P क्या है इस वाले द्विध्रुव का, तो इस वाले द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, P sin थीटा है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r³। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि P पॉइंट पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, E1 और E2। अब बताओ E1 और E2 की डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है ना, टोटल कैलकुलेट करके। तो टोटल जब तक डायरेक्शन नहीं पता होगी तब तक हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 और E2 है उसकी डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवर्स जाना होगा, कहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो अच्छी स्थिति में हमने बताया था आपको कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव होता है -q और +q, और इसके कारण इसकी अच्छी स्थिति में अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P होता था, तो इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होती थी, -q आवेश के कारण मान लेते थे कि E1 है तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, प्लस से क्या होती है, दूर की साइड में होती है, इसको हमने मान लिया था E2। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो रही थी E की वैल्यू, उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो हमने बता ही रखा था इसमें जब इसको हम करवा रहे थे। बताओ यहाँ पे E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, तो कहोगे E2 बड़ा है। क्यों, क्योंकि ये इस वाले, क्योंकि ये पॉइंट P इस वाले चार्ज के ज़्यादा क्लोज है। ठीक है,
तो E2 किस आवेश के कारण उत्पन्न हो रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? प्लस आवेश के कारण, ठीक है। और E1 किस वजह से उत्पन्न हो रही है? माइनस Q आवेश के कारण, ठीक। तो बताओ इसमें E2 बड़ा है E1, तो E2 बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट P इस वाले चार्ज से ज़्यादा क्लोज है, तो यहाँ पर इसके कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी, तो E2 बड़ा होगा, E1 छोटा होगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो इसका हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से फाइंड करेंगे, तो क्या होगा? E2 में से E1 घटेगा ना, घटेगा। तो लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होगी? जो बड़ा होगा इधर की साइड में, ठीक है। जो E2 है ना, ये बड़ा है, इधर की साइड में होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओवरऑल, ठीक। तो जो बड़ा होता है उसी के साइड में होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा हुई ओवरऑल, ई की नेट, जो ई नेट हुआ आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है विद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा किधर होगी? उधर की साइड में ही होगी, ठीक है। किधर होगी? उधर की साइड में ही होगी। अगर बात करें कि निरक्षीय स्थिति में अगर है, निरक्षीय स्थिति में जो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? तो ध्यान से देखो, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? तो हमने एक वैद्युत ध्रुव बना दिया, यहाँ पर इसकी निरक्षीय स्थिति में O पॉइंट से यहाँ पर R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेते थे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करते थे हैं। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नीचे की साइड में होती थी और इसके द्वारा किधर होती थी? ऊपर साइड में, ऐसे, ठीक, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इनका जो रिजल्टेंट निकलता था कुछ ऐसे निकलता था ना, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे P पे, उसकी डायरेक्शन क्या होती थी? इसके पैरेलल होती थी। इधर होती है, इसके पैरेलल होती थी। समझ में आई बात? ठीक। तो यहाँ से दोनों पॉइंट याद रखना है, जो अच्छी स्थिति होती है वो उसी के एक्सेस में दूर की साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और जो निरक्षीय स्थिति में होता है ना, वो उसी के क्या होता है? पैरेलल होता है। किधर होता है? उसी के पैरेलल होता है, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है जी। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे P पॉइंट पे जो E1 की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? तो बताओ ये P पॉइंट इस वाले के कारण जो E1 उत्पन्न हो रहा है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? P पॉइंट पे। तो ये P पॉइंट इसके कौन सी स्थिति में है? अच्छी स्थिति में। तो इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेट नहीं मतलब P cos थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही है E1 की डायरेक्शन, तो E1 की डायरेक्शन इधर होगी ना। अब तो P sin थीटा के कारण इस पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र E2 उत्पन्न हो रहा है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसके क्या होगी? इसके पैरेलल होगी ना, ऐसे। इसके क्या होगी? ये पैरेलल होगी, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगी बताओ? E2 की डायरेक्शन, ठीक है। तो E1 की डायरेक्शन उधर है, जो कि ये पॉइंट P इसके कौन सी स्थिति में था? अच्छी स्थिति में। लेकिन E2 की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? P sin थीटा के पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये P पॉइंट इसके कौन सी स्थिति में स्थित है? निरक्षीय स्थिति में स्थित है, ठीक है जी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? ऐसे आएगा E। अब इसको हम पैरेललोग्राम मेथड से जोड़ेंगे, ठीक। और मान लेते हैं कि ये जो E की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 से कितने एंगल पे है? 5 एंगल पे है। बाद में एंगल भी अभी फाइंड करेंगे हम इसका, ठीक। तो ध्यान से देखो कि हमने ये इसकी डायरेक्शन को देख लिया कि E1 की डायरेक्शन किधर है, E2 की डायरेक्शन किधर है। तो E1 की डायरेक्शन P cos थीटा की अच्छी स्थिति में पॉइंट P था तो उधर की साइड में होगी, दूर की साइड में, ठीक है। और ये P पॉइंट इस वाले P sin थीटा के निरक्षीय स्थिति में था, तो इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 इसके पैरेलल होगी, ठीक है जी। अब इसको हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम मेथड से जोड़ेंगे। तो पैरेललोग्राम मेथड का फार्मूला वही है, R = क्या होता है? √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक। तो बताओ यहाँ पर एंगल की जरूरत पड़ेगी, दोनों सदिशों के बीच का एंगल। तो दोनों सदिश कौन से हैं? E1 और E2, इन्हीं को तो हमें जोड़ना है। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना है? अभी हमने बताया था ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे। तो अगर ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है, और ये वाला हमने कहा पैरेलल ही है। तो अगर ये वाला पैरेलल है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये वाला क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, सीधी रेखा। तो सीधी रेखा पर क्या होता है? 180 अंश का कोण बनता है। तो अगर इस पे पूरे पे 180 अंश का कोण बनेगा, तो ये वाला अगर 90 डिग्री है तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? ये इतना एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? 90 डिग्री। तो हमने देखा कि दोनों सदस्यों के बीच का एंगल यहाँ पर क्या है? E1 और E2 के बीच का एंगल, तो वो 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसका हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे E की वैल्यू। तो E बराबर क्या हो जाएगा? √ फार्मूला लगाओ। यहाँ पर A की वैल्यू क्या है? मतलब
पहला सदिश, तो पहला सदिश है यहाँ पे E1, तो E1 स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा E2 स्क्वायर और प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर कितना डिग्री है 90 डिग्री। यहाँ दोनों सदिशों के बीच का एंगल कितना है, दोनों सदिशों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक, तो इसका काम खत्म होता है। अब ध्यान से देखो, इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ई इक्वल्स टू कितना आएगा, अंडर रूट E1 के वैल्यू यहाँ से पुट करो, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या है 2p कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और पूरे का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर है, प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, तो E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 से ये इसमें पूरा मल्टीप्लाई होकर ये वाली टर्म पूरी क्या हो गई 0। ठीक है, 0 इसमें ऐड करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो ई के वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट, यहाँ देखो कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का होल स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो इसमें क्या बचेगा, फिर यहाँ बचेगा क्या 2p कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। देखो आर क्यूब का होल स्क्वायर भी कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है इसी टाइम पे, तो यहाँ और हम क्या कॉमन ले रहे हैं आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ और क्या बचेगा, फिर केवल बचेगा यहाँ पे 2p कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस ये कॉमन ही हो गया, आर क्यूब का होल स्क्वायर भी कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा केवल p साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, 0 ऐड होगा इतना ही रहेगा। ठीक, आगे सॉल्व करो, तो कोई स्क्वायर से ये वाली चीज़ बाहर हो जाएगी ना, ये वाली भी क्या हो जाएगी बाहर, तो ई इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का होल स्क्वायर ही बाहर होगा, तो 1 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है इंटू आर क्यूब का होल स्क्वायर है तो ये भी बाहर होगा, तो 1 क्या बचेगा यहाँ पे आर क्यूब। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, इसका जब स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट में है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और p का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर, और cos थीटा का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, क्योंकि इसमें से फिर p स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो इस टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की p स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो तो 1/r क्यूब अंडर रूट p स्क्वायर यहाँ से हम ले रहे हैं कॉमन। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, p स्क्वायर से p बाहर हो जाएगा, तो इस टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू p अपान क्या हो जाएगा यहाँ से आर क्यूब। ठीक है ना, बेसिक कैलकुलेशन आई होप आपको आती है। यहाँ पे अंदर में क्या बचेगी 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये आपका हुआ डेरिवेशन कंप्लीट। निर्वात या y के लिए हम k की वैल्यू 1 ले सकते हैं। ठीक है, अब इसकी दिशा निकाल लो, ये ई की दिशा किधर है। ठीक है जी, तो E1 से हम मान लेते हैं इसकी दिशा यहाँ क्या है फाई एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से फाई की वैल्यू फाइंड कर लो, तो यहाँ देखो, तो ये पॉइंट हम यहाँ P बना रहे हैं, यहाँ पर देखो तो E1 की डायरेक्शन इधर है और E2 की डायरेक्शन किधर है जी इधर है, और यहाँ से जो टोटल E की डायरेक्शन है, जो टोटल E की डायरेक्शन है वो इधर है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और एंगल हमने क्या माना है जी फाई माना है हमने। ठीक है, क्या माना है फाई माना है हमने, तो क्या करो इसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर दो, क्योंकि यहाँ हमें एंगल निकालना है ना, इसके पैरेलल शिफ्ट कर दो, ये वाला सदिश यहाँ लेकर जाकर जोड़ो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से E2 हो जाएगा ना, तो यहाँ से हम tan फाई लगाएंगे, तो tan फाई लगाएंगे तो यहाँ से क्या फाइंड होगा हमें tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर फाई के सामने कौन सा है परपेंडिकुलर E2 है,
और डिवाइडेड बाई बेस, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, बेस क्या होगा जी E1 होगा, तो E2 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर E1। E2 के वैल्यू रख दो, तो E2 का वैल्यू क्या है यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, ठीक है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या है यहाँ पर 2p कॉस थीटा बाई आर, नहीं ये वाला E2 पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, पी साइन थीटा बाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई E1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो E1 की वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p कॉस थीटा बाई आर क्यूब, 2p कॉस थीटा बाई आर क्यूब। तो ये वाले से वाला पूरा कैंसिल, ये वाले से वाला कैंसिल, ठीक है, p से p कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा, ठीक है जी, ये होगा ना। तो यहाँ से हमने देख लिया कि tan फाई की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है। अच्छा यहाँ पे 2 भी है, 1/2 भी तो है, यहाँ 2 बचा है ना यहाँ पे, तो 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा, ठीक है। तो इसका जो एंगल आएगा वो इतना आएगा, tan फाई इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, या यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा, ठीक, इतना भी हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। देखिए नीचे दिखाई दे रहा है जो हमने लिखा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।